हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जिन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स से डर लगता है और वह मैथमेटिक्स का प्रश्न देखते ही दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और इस प्रश्न में वह अपना थोड़ा समय भी नहीं देते हैं। तो इस सीरीज में मैंने बिल्कुल ही निम्न स्तर से प्रश्न को उठाना शुरू किया है ताकि वैसे स्टूडेंट जिन्हें मैथ बिल्कुल ही नहीं आता है वह अपना मैथ को सुधार सकें। और इससे पहले मैंने एडिशन का पहला वीडियो डाला है, यह एडिशन का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आप उसका रिवीजन भी कर सकें और नए नए प्रश्न भी इसमें एडिशन वीडियो 2 में मैंने डाला है ताकि इसका प्रैक्टिस करवा सकूं। और जैसे ही अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी वीडियो 3 में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या से बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में जहां की भी तथा s पूर्णांक है तथा s नॉट इक्वल टू 0 प्रदर्शित किया जाता है, जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, तो संख्या को परिमेय या भिन्न संख्या कहते हैं। तो साधारण शब्दों में परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे v बटा s के रूप में लिखा जा सके, अर्थात 3/2। यह परिमेय संख्या है जहां s जो है बराबर के नहीं होना चाहिए, s बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ 3/0 यदि हम लिख रहे हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं है। जब भी ये ऊपर जो दिख रहा है यह अंश होता है और नीचे हर होता है। 3/2 एक प्रकार का भिन्न है जिसमें 3 अंश है और हर 2 है, जैसे 4/5। तो यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसे p/q या v/s के रूप में लिखा जा सकता है जहां 5 0 के बराबर नहीं है। चलिए और आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि किसी भिन्न को 4/5 के रूप में हम लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन उसको वैसा संख्या जिसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वह परिमेय संख्या नहीं है। तो वह कौन सी संख्या है? वह अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2, √3, √5, √11। मानकर चलिए कि जितने भी रूट वाले जो अंक होंगे जैसे √5, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसमें 1 जोड़ भी दिया जाए तो भी यह अपरिमेय संख्या है। बोला जाए 2√2, बताइए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय? तो यह अपरिमेय संख्या है। फिर आगे आइए, √25 किस प्रकार की संख्या है? तो आप वर्गमूल पढ़े होंगे, आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यह √25 है, तो √25 को 5 लिखा जाता है। तो √25 किस प्रकार की संख्या है? √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 को वर्गमूल के रूप में जब हम बनाते हैं तो 5 आता है जो कि परिमेय संख्या है। लेकिन यदि यह वर्गमूल का फॉर्म नहीं हट पाता तो यह अपरिमेय संख्या होता। जैसे √7 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर परिमेय संख्या के रूप में, अर्थात रूट को नहीं हटाया जा सकता। √7 की जगह मान लिया जाए √49 होता तो इसे 7 के फॉर्म में लिखा जाता और यह 7 कैसा है? परिमेय संख्या है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। रूढ़ संख्या किसे कहेंगे? रूढ़ को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर
रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या तीनों एक ही हैं। रूढ़ संख्या को p से इंडिकेट किया जाता है और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, n से। ठीक है, रूढ़ संख्या को p से और नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या को n से। तो प्राकृत अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों, वह रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। साधारण शब्दों में वैसी संख्या जो एक तथा अपने से कटे, अर्थात मान लिया जाए 12 को संख्या है तो यह एक से तो भाग देने पर कट ही रही है और 12 से भाग देने पर भी कट रही है। ये दोनों संख्या से कटना चाहिए, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। लेकिन 12 2 से भाग यदि हम देते हैं तो भी कट जाएगा, 3 से भाग देने पर भी कट जाएगा। तो इसकी जगह संख्या कौन कौन होना चाहिए? रूढ़ संख्या 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब जैसे चेक करते हैं, जैसे 11 को, तो 11 ऐसी संख्या है जो एक से तो कटेगी भाग देने पर और 11 खुद से कटेगी। तो 1 और 11 के अलावे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 11 विभाजित हो सकता है। तो वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कटे, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न पर बात कर लेते हैं अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको जोड़ने पर कौन सा अंक आएगा? इसको जोड़ना है तो साधारण शब्दों में तो कोई भी जोड़ सकते हैं इसे, लेकिन मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि इस तरह का प्रश्न यदि आप देखें जिसमें दो संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे हम एक फार्मूला से जोड़ते हैं, जो फार्मूला है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटा 2 और टोटल कितनी संख्या है उससे गुना करते हैं। तो टोटल 6 संख्याएं हैं, तो 6 गुना और 1 और 6, तो 6 1 7 बटा 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 अर्थात 7 या 21, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। तो यह है प्राकृत संख्याओं के जोड़ने का तरीका। लेकिन आज मैं इस तरह के प्रश्नों को एक दूसरे तरीके से भी जोड़ने के बारे में बताता हूँ, और वह तरीका है यह 1 2 3 4 ये जो आप देख रहे हैं यह तो प्राकृत संख्या है। तो इसका एक ट्रिक है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n+1 बाई 2। n इंटू n+1 बाई 2, जहाँ n जो है वह अंतिम प्राकृत संख्या है। n का मतलब होता है अंतिम प्राकृत संख्या अर्थात 6। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ अंतिम संख्या 6 है, तो n के जगह आप 6 लिखें, अंडर ब्रैकेट 6 + 1 बाई 2। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ब्रैकेट का मतलब गुना 6 1 7 बटा 2, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 3 गुने 7 यानी 21, अर्थात इसको जोड़ने पर 21 आएगा। तो आप इसे याद रखेंगे फार्मूले को। n लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वह n इंटू n+1 बाई 2 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें है स्क्वायर, प्राकृत संख्या ही है लेकिन हर एक संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, यह फार्मूला होता है। आप इसे याद रखेंगे। मैं ज़्यादा फार्मूला आप लोग को नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसका बार बार इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको यह फार्मूला याद रहेगा और हमेशा जुबान पे रहेगा। अभी मैंने पहले बताया लगातार प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का तरीका है n इंटू n+1 बाई
2, लेकिन इसके जगह पर होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब जहाँ n क्या है, जहाँ जहाँ भी n देख रहे हैं n का मतलब अंतिम नंबर कंटिन्यू जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आप अंतिम नंबर देखेंगे तो 6 है, तो 6 का आप यूज करें। 6 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू और 2n है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और प्लस 1 तो 12 1 13 बटा 2, 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और आइए अब नीचे 13 13 54 13 54 13 55 13 6 78 63 91 और को 3 से गुना कीजिए तो 3 और 9 तिया 27 यानी 273। इसका आंसर हो जाएगा 273, 273। तो फार्मूला यही है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यदि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यदि प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा लगातार प्राकृत संख्याओं का तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है क्यूब का है अगला प्रश्न। तो क्यूब के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। जो लगातार प्राकृत संख्याओं का होता है वही क्यूब का होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यूब में फार्मूला ये होता है, क्यूब है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब कहाँ तक है 6 तक। तो यहाँ आप n की जगह 6 का यूज करेंगे। 6 इंटू 6 प्लस 1 यानी 7 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब काटिए 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 7 को 3 से गुना करेंगे 7 या 21 का होल स्क्वायर यानी 441। 21 को 2 बार जब गुना करेंगे तो आएगा 441। तो इसका आंसर होगा 441। क्लियर 441। तो फार्मूला को याद रखेंगे, मैंने 3 फार्मूला भी बताया है, इस तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था किस तरह से यह निकालते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होगा। सम संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो 2 से कटे, अर्थात 2 4 6 8 10। तो कितनी संख्या है टोटल 10 संख्या। तो 10 संख्या को लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। अब इसका योग पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया था टोटल कितनी संख्या है 10 संख्या। तो लिखेंगे 10 इंटू प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटा 2। तो 2 और 20 कितना हो जाएगा 22। अब बटा 2 काटिए, 2 से काट देंगे 11। तो 11 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अर्थात प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा 110। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 अभाज्य संख्या, मैंने अभी जस्ट अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने से कटे। और अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है 2 से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या 1 से शुरू नहीं होता है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। तो पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, उसके बाद 4 नहीं होगा 5 होगा, 6 नहीं होगा 7 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है विषम संख्या भी है, 3 से कटता है। जबकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने से कटे। तो 7 के बाद 11 होगा, लेकिन 4 ही अभाज्य संख्या कहा जा रहा है। तो 2 3 5 11, 2 3 5 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्या ये है, इस सब को जोड़ सकते हैं आप सिंपल तरीके से भी, लेकिन मैंने फार्मूला बताया था। आप फार्मूला का बार बार यूज करेंगे तो फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो 4 अभाज्य संख्या 4 इंटू 7 अदू 9 बटा 2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18। तो इसका आंसर हो गया 18। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 48675 में 8 का स्थानीय मान। ध्यान देंगे, स्थानीय मान, ये क्वेश्चन स्थानीय मान वाला जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, लेकिन इस प्रश्न को हमेशा देखने को मिलता है।
चलिए अब इसमें आते हैं 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान का मतलब होता है कि संख्या में 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ है, तो 8 के बाद जितने अंक दाहिनी ओर हैं उतने शून्य को बैठा देंगे, वही 8 का स्थानीय मान होगा। अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8 लिखेंगे और 8 के बाद टोटल 3 अंक है तो 3 शून्य देंगे, अर्थात 8 का स्थानीय मान 8000 होगा। 8 का स्थानीय मान 8000। यदि इसमें पूछा जाता 6 का स्थानीय मान तो 6 लिखते और 6 के बाद 2 अंक है 75 तो 2 शून्य देते, अर्थात 6 का स्थानीय मान 600 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3082.53, देखिए दशमलव का यूज किया गया। 3082.53 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 कहाँ है, यहाँ है 8, तो 8 के बाद 1 अंक है अर्थात 80, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 80 होगा। ध्यान दें पॉइंट के बाद अंक से कोई फर्क नहीं पड़ता स्थानीय मान पे, तो 8 के बाद 1 अंक है इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा, 80। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले आप लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 4 9, है ना, क्योंकि इसके बाद 1 जब जुटेगा तो सीधे 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी जो इस तरह की दिखेगी। कायदा है सैकड़ा हजार 10,000 एक जैसे ही बढ़ेगा तो ये तो 4 अंक की होगी नहीं। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और जस्ट उसके पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 1 2 3, 4 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या कुल कितनी संख्या है ये पूछे तो आप पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और माइनस कर देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। 4 अंकों से पहले 3 अंकों की होती है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको जब माइनस करेंगे तो 0009 अर्थात 9000, इसका आंसर होगा 9000। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 9 होती है। उसी तरह से अगला प्रश्न है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 3 ठो 9, और 3 से पहले 2 होता है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 ठो 9, इसे घटाइए तो 900, ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 22 33 44, इस तरह के प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया है कि कैसे इसको बनाएंगे। देखिए सब में अंतर बराबर है, 11 22 का अंतर 11 का है, 44 55 में भी 11 का अंतर है। तो मैंने बताया था टोटल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लिखेंगे 9 इंटू प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का जोड़, 9 1 10 का 0 बाकी 1, 9 1 10 1 11 बटा 2, 2 से काट दीजिए तो 55। तो 55 को अब 9 से गुना करेंगे, 9 5 45 का 5 बाकी बच गया 4, 9 5 45 और 4 49, यानी 495 इसका उत्तर होगा। 495 इसका उत्तर होगा। चलिए और मैं आप लोगों से एक प्रश्न इसी में पूछ लेता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। आप ये बताइए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो समय से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।